स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले वाइवा क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम मॉड्यूल 2 के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 के सभी टॉपिक्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 के सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉड्यूल 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। दूसरा टॉपिक है क्रॉस सेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजिकल मैप। तीसरा टॉपिक है भूवैज्ञानिक संकेत, जिसे इंग्लिश में जियोलॉजिकल साइन बोला जाता है। और चौथे टॉपिक में डायग्राम दिया गया है, जिसमें से हमें फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी फ्लो का डायग्राम देखना है। और पांचवा टॉपिक में ऑम्रोथर्मिक डायग्राम दिया गया है। तो चलिए अब इन सभी टॉपिक को एक एक करके देखते हैं और इन सारे टॉपिक से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो ये रहा पहला टॉपिक मॉड्यूल 2 का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसमें पूछा जा सकता है कि चट्टान क्या है, यानी चट्टानें किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी बनाने वाले ठोस पदार्थों को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है क्रस्ट, तो क्रस्ट को बनाने वाले जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, चट्टान कहते हैं। और यह एक या एक से अधिक खनिजों का क्या होता है, मिश्रण होता है। चट्टानें क्या होती है, एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है। चट्टानें जो हैं वो कठोर भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी एक चट्टान है जो कि एक कठोर चट्टान है। और चट्टानें जो होती है वो नरम भी हो सकती है, जैसे कि मिट्टी या रेत। ये तो क्या है, मिट्टी या रेत जो है वो चट्टानों का ही असंगठित रूप होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज क्या है, यानी मिनरल्स क्या होते हैं। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं, जिनकी एक क्या होती है, निश्चित रासायनिक संरचना और निश्चित परमाणु संरचना होती है और भौतिक गुण होते हैं। तो वो खनिज कहलाते हैं। खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना, परमाणु संरचना और भौतिक गुण होते हैं। निश्चित रासायनिक संरचना, जैसे कि ये जो नमक है, तो नमक का निश्चित रासायनिक संरचना क्या होता है, NaCl। ये क्या है, इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना है। और भौतिक गुण देखा जाए तो जैसे कि हीरा हो गया, तो हीरा क्या है, कठोर है, तो इसकी कठोरता क्या है, इसका भौतिक गुण है। हीरे में क्या होती है, चमक होती है, तो चमक का होना, इसमें कठोरता का होना, ये क्या कहलाते हैं, तो इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो जो खनिज होते हैं उसमें एक निश्चित भौतिक गुण, निश्चित रासायनिक संरचना और निश्चित परमाणु संरचना होती है। और जो ये खनिज है हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी और बहुमूल्य होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और कैल्साइट, हीरा, नमक, ये सब जो है वो खनिज के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ना चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है आग्नेय चट्टान, जिन्हें इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जिन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स क्या है, उदाहरण दीजिए। तो जो आग्नेय चट्टान है ये वे चट्टानें होती है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है। तो आग्नेय चट्टानें का निर्माण कैसे होता है, तो ये पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जब वो लावा जम जाते हैं तो उसके जमने के बाद क्या होती है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल दें आग्नेय चट्टानों का तो हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। ये क्या है, आग्नेय चट्टानों का ही उदाहरण है। अब आग्नेय चट्टानों की पहचान कैसे की जा सकती है, तो जो आग्नेय चट्टानें होती है ये कठोर होती है और रेवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन होती है। और आग्नेय चट्टानों में परतें यानी कि लेयर्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं और इनमें जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। लेकिन वही अगर देखा जाए अवसादी चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, अवसादी चट्टानें जो होती है वो लेयर्स में होते हैं और उनमें जीवाश्म पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। तो अवसादी चट्टानें जो है वो पृथ्वी की सतह पर पानी,
हवा या बर्फ द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनी परतदार चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? एक परतदार चट्टानें होती है, यानी कि ये लेयर्स में बटे होते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं ये पृथ्वी की सतह पर पानी, हवा या बर्फ द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं, अवसादों का जमाव जो होता है, तो इन्हीं अवसादों के जमाव से क्या होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और ये परतदार चट्टानें होती है, यानी कि लेयर्स में बटे होते हैं। और ये अन्य चट्टानों या तो फिर ये अन्य चट्टानों के टूटने, जीवों के अवशेषों और खनिज के अवक्षेपण से बनती है। तो अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? अन्य चट्टानों के टूटने, जीवों के अवशेषों या खनिजों के अवक्षेपण से बनती है, जो समय के साथ दबकर ठोस रूप ले लेती है और वो अवसादी चट्टान बन जाती है। और जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये मुख्य रूप से परतों यानी कि लेयर्स में पाई जाती है और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें अवसादी चट्टानों की तो हो जाएगा बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और चूना पत्थर जिन्हें लाइमस्टोन बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। तो जब पहले से मौजूद आग्नेय या अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप और गुण बदल लेती हैं तो उन्हें हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो कायांतरित चट्टानें किन्हें कहते हैं? तो कायांतरित चट्टानें जो होती है ना, वो पहले से मौजूद जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती हैं, तो उन्हीं चट्टानों में जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो वो क्या करते हैं? तो ये जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं अपना रूप और गुण बदल लेते हैं और बदलने के बाद क्या होती है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा संगमरमर यानी कि मार्बल, स्लेट और क्वार्टाजाइट। ये सारे क्या है? कायांतरित चट्टानें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज और चट्टानों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि खनिज और चट्टान में क्या मुख्य अंतर होते हैं। तो खनिज जो होते हैं वो खनिज में एक निश्चित रासायनिक सूत्र और परमाणु संरचना होती है, लेकिन वही चट्टानों में देखा जाए तो इनमें कोई भी निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है और वे खनिजों का क्या होते हैं? एक समूह होते हैं। खनिज जो होते हैं, खनिज में एक निश्चित रासायनिक सूत्र और परमाणु संरचना होती है, लेकिन चट्टानों की कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती और ये क्या होते हैं? खनिजों का ही एक समूह होते हैं। दूसरा है कि खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनते हैं, लेकिन जो चट्टानें हैं वो विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा खनिजों के जमने, दबने व रूपांतरित होने से बनती है। तीसरा है खनिज जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, लेकिन चट्टानों को देखा जाए तो ये खनिजों का ही मिश्रण होता है। चौथा है खनिजों को रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इन्हें रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वही अगर हम लोग चट्टानों में देखें तो चट्टानों को उनके निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। तो इन्हें क्या किया जाता है? इनको इनके निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें खनिज का तो इसमें हीरा, सोना, क्वार्ट्ज और जिप्सम आ जाएंगे। और अगर चट्टानों का उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुआ पत्थर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चट्टानों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम पेट्रोलॉजी क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोज स्केल क्या है। तो जो मोज स्केल है यह खनिजों की कठोरता तो ये खनिजों की कठोरता मापने का एक पैमाना है, खनिजों की कठोरता मापने का एक स्केल है, जिसे फ्रेडरिक मोहस ने बनाया था। और इसमें 1 से 10 तक नंबर होते हैं। इस स्केल में क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए होते हैं, जिसमें से जो खनिज 1 में आता है वो नरम होता है, सबसे नरम यानी कि सबसे सॉफ्ट होता है, जो नंबर 1 पे आता है। जैसे कि वो कौन सा खनिज है? तो टेल्क वह खनिज है जो सबसे नरम होता है, सबसे सॉफ्ट होता है और ये नंबर 1 पे आता है। और सबसे कठोर खनिज देखा जाए तो वो हीरा होता है और यह नंबर 10 पर आता है। मोज स्केल में इसका रैंक क्या होता है? तो 10 होता है। तो चलिए हम देखते हैं मोज स्केल कैसे दिखता है। तो ये रहा मोज स्केल। तो इसमें क्या किया गया है? ऊपर की ओर इधर हार्डेस्ट दिखाया गया है और नीचे इधर सॉफ्टेस्ट दिखाया गया है। तो इसमें जो डायमंड होता है ये नंबर 10, इसका रैंक जो है वो 10 है। और उसके बाद इधर जाते जाते क्या हो गया है?
इसमें सॉफ्टेस्ट बढ़ता गया है और हार्डेस्ट कम होता गया है, जिसमें से टैल्क जो है वो नंबर 1 पे आता है और ये नंबर 1 पे आता है और ये यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि ये सबसे सॉफ्टेस्ट है। और डायमंड जो है इसका जो लाइन खींचा गया ये सबसे ऊपर, यानी कि ये सबसे हार्डेस्ट है। तो डायमंड के बाद कोरंडम जो है सबसे हार्डेस्ट है, उसके बाद टोपाज, उसके बाद क्वार्टज, उसके बाद फेल्डस्पार, उसके बाद एपेटाइट, उसके बाद फ्लोराइट, उसके बाद कैल्साइट, उसके बाद जिप्सम और लास्ट में नंबर 1 पे सबसे सॉफ्टेस्ट खनिज जो है वो टैल्क है हमारा। तो ये देख लिए मौज स्केल कि कैसे दिखता है और कैसे नंबर 10 मतलब रैंक 10 के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर लाइमस्टोन का रूपांतरण किस चट्टान में होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि चूना पत्थर एक मूल चट्टान है और इसका रूपांतरण जो है वो किस चट्टान के रूप में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अराइज किए जा सकते हैं। तो जो चूना पत्थर है वो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण चूना पत्थर का जो रूपांतरण है वो संगमरमर में हो जाता है, यानी कि मार्बल में बदल जाता है ये चूना पत्थर। अब नेक्स्ट है कि क्वाटाजाइट किस प्राथमिक चट्टान से बनता है, यानी कि पहले जो है क्वाटाजाइट का रूप दूसरा था और रूपांतरित होकर यह क्या बना है, क्वाटाजाइट बना है। तो किस प्राथमिक चट्टान से क्वाटाजाइट का निर्माण हुआ है। तो क्वाटाजाइट जो है, क्वार्टजाइट, यह बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का रूपांतरण है। तो अगर इसी टाइप में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल चट्टान जो हैं वो रूपांतरित होकर क्या बने हुए हैं। तो जिसमें हम पहले देखें अभी कि चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है ये अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। और बलुआ पत्थर जो है सैंडस्टोन ये क्वार्टजाइट बन जाता है। और सेल का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, तो स्लेट के रूप में इसका रूपांतरण होता है। और वहीं अगर कोयला को देखा जाए तो कोयला जो होती है वो ग्रेफाइट बन जाती है, या तो फिर और बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण ये हीरे के रूप में बदल जाती है कोयला। और नेक्स्ट है कि मिट्टी व सेल का रूपांतरण जो है वो शिस्ट के रूप में होता है। किसमें, तो ये रूपांतरित होकर शिस्ट बन जाती है। और ग्रेनाइट को देखा जाए तो ग्रेनाइट एक मूल चट्टान है और इसका रूपांतरण किस रूप में होता है, तो नीस के रूप में हो जाता है, इसका रूपांतरण नीस में होता है। और बेसाल्ट भी एक मूल चट्टान है जिसका रूपांतरण एम्फीबोलाइट या तो फिर शिस्ट में होता है। अब हम अपने मॉड्यूल 2 के दूसरे और तीसरे टॉपिक को देखते हैं, जियोलॉजिकल मैप और जियोलॉजिकल साइन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला है कि भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप क्या है। तो इसका आंसर है कि वह मानचित्र जो किसी क्षेत्र में चट्टानों के प्रकार, उनकी आयु और उनकी बनावट जैसे झुकाव या मोड़ को दिखाता है। तो यह कैसा मानचित्र होता है, जो किसी क्षेत्र में चट्टानों के प्रकार, उनकी आयु और उनकी बनावट को दिखाता है, उस मानचित्र को क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप कहते हैं। और जो जियोलॉजिकल मैप है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यह खनन, बांध निर्माण, सड़क बनाने और भूजल की खोज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जियोलॉजिकल मैप का उपयोग कहाँ पे होता है, खनन कार्य में, बांध निर्माण में, सड़क बनाने में। तो देखो, बांध निर्माण करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजिकल मैप से देखते हैं कि उस क्षेत्र में चट्टानों की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ पर बहुत ही कठोर चट्टानें पाई जाएंगी तो वहाँ पे खुदाई क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, खुदाई का कार्य जो होगा वो कठिन हो जाएगा। तो जिसके कारण वहाँ पर बांध निर्माण करना जो है वो हानि में चला जाएगा, यानी कि संभव नहीं है वहाँ पर बांध निर्माण करवाना। और सड़कों को बनाने से भी पहले क्या किया जाता है, भूवैज्ञानिक मानचित्र को एक बार देखा जाता है कि वहाँ पर भी चट्टानों की स्थिति कैसी है, चट्टानों की बनावट कैसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीप यानी कि नती से आप क्या समझते हो। नती यानी कि डीप से आप क्या समझते हो, तो चट्टान की परत यानी कि जो चट्टान का बैट्स होता है वो क्षैतिज धरातल के साथ जो झुकाव का कोण बनाती है उसे हम लोग नती कहते हैं। चट्टान की परत क्या करती है, क्षैतिज धरातल के साथ जो झुकाव का कोण बनाती है ना, उसे हम लोग नती कहते हैं। जैसे कि ये क्षैतिज धरातल हो गया और यहाँ पे क्या है, चट्टानें ऐसे वर्टिकल में क्या है, झुकी हुई है और ये झुकाव का जो एंगल बना रही है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, तो नती कहते हैं। तो ये जो है वो डिप डायरेक्शन यानी कि नती की दिशा दर्शा रहा है। और नती पर जो ऊपर एक लंबवत क्षैतिज रेखा खींची जाती है इसे हम स्ट्राइक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं। और जो झुकाव को दर्शाता है उसे हम नती कहते हैं। ठीक, तो नती किसे कहा जाता है, तो चट्टान की परत क्षैतिज धरातल के साथ जो झुकाव का कोण बनाती है उसे नती कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अस्ट्राइक क्या होती है। तो अस्ट्राइक जो है वो नति यानी कि डीप के लंबवत खींची गई क्षैतिज रेखा को अस्ट्राइक कहते हैं। तो ये हो गया डीप यानी नति। अब इसी के लंबवत यानी कि 90 डिग्री एंगल पर एक क्षैतिज रेखा खींची गई है यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा खींची गई है, इसे हम अस्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में नति चिन्ह यानी कि जो डिप सिंबल है वो कैसा दिखता है। तो यह जो डिप सिंबल है वो टी के आकार का होता है, जहां ऊपर की जो लंबी रेखा होती है वो अस्ट्राइक और छोटी रेखा जो होती है वो नति की दिशा बताती है। यानी कि नति का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये ऊपर वाली रेखा जो होती है लंबी होती है और नीचे वाली जो झुकाव को दर्शाती है नति की जो दिशा होती है वो छोटी होती है। तो ये हो गया नति चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्तर रेखा क्या होती है यानी कि बेडिंग लाइन क्या होती है। तो दो अलग अलग प्रकार की चट्टानों की बीच की जो संपर्क रेखा होती है, क्या दो डिफरेंट टाइप की जो चट्टान होती है और उसके बीच की जो संपर्क रेखा होती है उसे ही संस्तर रेखा कहते हैं। अगर इसे हम मैप के माध्यम से देखें तो और भी बढ़िया होगा। तो ये रहा इसका मैप, जिसमें से जो ये है इस निशान वाले जो चिन्ह है, तो ये एक प्रकार की ये लाइमस्टोन है और ये इस प्रकार के जो चिन्ह दिए गए हैं ये मडस्टोन है। तो लाइमस्टोन और मडस्टोन को अलग करने वाली जो रेखा है वो ये है। ये क्या है, इधर जो है वो लाइमस्टोन है और इधर जो है वो मडस्टोन है, और जो रेखा इसे अलग करती है या इन दोनों के जो संपर्क में जो रेखा है इस रेखा को क्या कहेंगे, तो इसे ही संस्तर रेखा बोला जाता है यानी कि बेडिंग लाइन कहा जाता है। यानी कि दो डिफरेंट टाइप के चट्टानों को क्या करती है, ये अलग करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस सेक्शन, जो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है यह क्यों बनाया जाता है। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़मीन के अंदर चट्टानों की जो बनावट होती है, यानी कि चट्टानों में कहाँ पे वलन पड़ा हुआ है और कहाँ पे भ्रंश, यानी कि चट्टानें कहाँ पर मुड़ी हुई है और चट्टानें कहाँ पर एक दूसरे से खिसकी हुई है, तो इन सबको दिखाने के लिए, गहराई में देखने के लिए, यानी कि हम चट्टानों को तो गहराई में देख नहीं सकते, लेकिन क्रॉस सेक्शन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, पृथ्वी की सतह की गहराई में भी चट्टानों की बनावट को अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनति यानी कि एंटीक्लाइन और अभिनति यानी कि सिंक्लाइन क्या है। तो चट्टानों के ऊपर की ओर मुड़े हुए भाग को अवनति यानी कि, और फिर क्या नीचे की ओर मुड़े हुए भाग को अभिनति कहते हैं। यानी कि जो चट्टान हो गया ऐसे, अब यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रक्रिया के कारण यहाँ पे फॉल्ट पड़ जाता है और जो चट्टानें ऐसे मुड़ जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवनति कहते हैं। और जो चट्टानें नीचे की ओर मुड़ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिनति। यानी कि ये जो हो गया एंटीक्लाइन और ये जो हो गया वो सिंक्लाइन, ये सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है। तो अवनति और अभिनति किसे कहते हैं, तो चट्टानों के ऊपर की ओर मुड़े भाग को अवनति यानी कि एंटीक्लाइन और नीचे की ओर मुड़े हुए भाग को अभिनति यानी कि सिंक्लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक प्रतीकों यानी कि जियोलॉजिकल सिंबल्स का क्या महत्व है। तो जो जियोलॉजिकल सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, तो ये वैसे प्रतीक हैं जो मानचित्र पर कम जगह में जटिल जानकारी जैसे कि चट्टान का प्रकार, झुकाव की दिशा या भ्रंश की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में क्या करती है, मदद करती है। यानी कि बिल्कुल कम जगह में ये जो सिंबल्स होते हैं वो जटिल जटिल जानकारियां दे देती है हमें मानचित्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल साइन या सिंबल्स क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की स्थिति को दिखाने के लिए जो साइन बना होता है उसे हम लोग जियोलॉजिकल साइन कहते हैं। और यह जो जियोलॉजिकल साइन है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वो जियोलॉजिकल मैप में किया जाता है। जियोलॉजिकल साइन का प्रयोग जो है वो जियोलॉजिकल मैप में किया जाता है। और ये जो साइन होते हैं वो बहुत ही कम जगह में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जानकारियाँ और जटिल जानकारियाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वलन क्या है। तो वलन जो है वो एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक संपीड़न बलों यानी कि कॉम्प्रेशन फोर्सेस, तो कॉम्प्रेशन फोर्सेस के कारण चट्टानों की जो परतें होती है वो मुड़ जाती हैं या तो फिर लहरदार आकार ले लेती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। यानी कि चट्टानें मुड़ जाती है या तो फिर लहरदार आकार ले लेती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और ये कैसे होता है, जब दो तरह से, इधर से भी और इधर से भी
बल कार्य करता है और दोनों तरफ से फोर्स जब लगते हैं तो क्या होते हैं, जो चट्टाने होते हैं वो मुड़ जाते हैं, यानी इसी को बोला जाता है संपीड़न बल यानी कि कंप्रेशन फोर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रंश क्या है यानी कि फॉल्ट क्या है। तो जब चट्टानों में अत्यधिक तनाव के कारण दरार पड़ जाती है और दरार के साथ चट्टानों के खंड जो होते हैं वो ऊपर नीचे या आगे पीछे खिसक जाते हैं तो उसे हम लोग भ्रंश कहते हैं। मतलब क्या होता है, चट्टानों में तनाव, चट्टानों में क्या होता है, तनाव पड़ता है, यानी कि वो जो होते हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिंचा रहे होते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिंचा रहे होते हैं या एक दूसरे के आगे, एक चट्टान की गति आगे है तो दूसरी चट्टान की गति जो है वो पीछे है, यानी कि विपरीत दिशा में जब दोनों का बल काम कर रहा होता है तो उनमें तनाव पड़ता है, तो उसी को तनाव कहते हैं। और इसी तनाव के कारण क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और दरार के साथ क्या होता है, जो चट्टानें होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। ये चट्टानें जो है, ये दो चट्टानें हैं, इसका खिंचाव इस दिशा की ओर आ रहा है, इसका खिंचाव जो है ये इस दिशा की ओर हो रहा है। तो इस तनाव के कारण क्या है, ये चट्टानें जो होती है वो आगे पीछे खिसक जाती है। तो हम भ्रंश किसे कहते हैं, तो जब चट्टानों में अत्यधिक तनाव के कारण दरार पड़ जाती है और दरार के साथ चट्टानों के खंड जो होते हैं वो ऊपर नीचे या तो फिर आगे पीछे खिसक जाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन क्या है। तो भूवैज्ञानिक क्रॉस सेक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, भूवैज्ञानिक क्रॉस सेक्शन। तो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो जमीन के नीचे की चट्टानों की परतों का एक लंबवत यानी कि वर्टिकल चित्र या आरेख है, यानी कि जमीन के अंदर जो चट्टानें होती है वो किस प्रकार बटी हुई होती है, उसका बनावट कैसे होता है, वो डिफरेंट टाइप के जो चट्टान है, चट्टानों के प्रकार, वो किस प्रकार बेडिंग होता है उन सब का, तो ये वर्टिकल यानी कि लंबवत चित्र या आरेख के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के द्वारा। और जो ये जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है ये एक तरह से क्या होता है, पृथ्वी को काट कर साइड से देखने जैसा होता है, जो सतह के नीचे मौजूद चट्टानों की बनावट, जो क्या करती है, सतह के नीचे मौजूद जो चट्टानें होती है उसकी बनावट, परतों का क्रम, भ्रंश और वलन जैसी संरचनाओं को क्या करती है, दर्शाती है। कौन, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन। अब हम जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन का उद्देश्य देखते हैं कि आखिर जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन क्यों किया जाता है। तो यह भूवैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि ज़मीन के नीचे चट्टानें कैसी हैं और उनकी व्यवस्था क्या है। तो ये क्या करती है, जो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है ये भूवैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं वो कैसे हैं और उनकी व्यवस्था कैसी है। तो ये है जियोलॉजिकल मैप। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिफरेंट टाइप के जो चट्टानें हैं जैसे कि लाइमस्टोन, मडस्टोन, ग्रीट और सैंडस्टोन, तो इन सबको क्या किया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, लाइमस्टोन है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो मडस्टोन है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो ग्रीट है, और बाकी जो बचा यह सैंडस्टोन है। तो ये क्या करती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की जो व्यवस्था कैसी है वह बताने में मदद करती है। और जो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है वो क्या दिखाता है, तो ज़मीन इसमें जो होती है ना, ज़मीन के नीचे चट्टान के प्रकार, फॉल्ट और वलन और विभिन्न भूवैज्ञानिक परतें दिखाई देती हैं। तो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन में क्या दिखाया जाता है, तो ज़मीन के नीचे जो चट्टानों का प्रकार होता है, जो चट्टानों में जो फॉल्ट पड़ जाते हैं यानी कि जो भ्रंश पड़ जाता है, और जो वलन होता है यानी कि चट्टानों में कहाँ पे मुड़ाव हुआ है, तो चट्टानों के मुड़ाव, चट्टानों में जो भ्रंश पड़ गया, तो उन सभी को क्या करता है, ये जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन दिखाता है। और विभिन्न भूवैज्ञानिक परतें भी दिखाई जाती हैं जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन दिए गए हैं, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन जो है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा को इस प्रकार प्लस के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा मतलब क्या होता है, मतलब इसका होता है कि जो चट्टानों की बेडिंग्स है ये हॉरिजॉन्टल रूप में कैसी है, यानी कि जो चट्टानों की बेडिंग इस प्रकार जो होती है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के चट्टान पाए जाएंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के चट्टान पाए जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के जो चट्टानों की बेडिंग होती है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा कहते हैं। और इसका सिंबल कैसे होता है, तो इसका जो सिंबल होता है ये प्लस के चिन्ह के जैसा होता है। अब नेक्स्ट जियोलॉजिकल साइन है वर्टिकल स्ट्राटा। तो वर्टिकल स्ट्राटा में क्या दर्शाया जाता है, तो चट्टानों के बेडिंग, वर्टिकल बेडिंग्स को दर्शाया जाता है, यानी कि जो चट्टानें हैं वर्टिकल होते हैं यहाँ पर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो चट्टान है वो वर्टिकल रूप में कैसे बटे हुए हैं।
तो ये वर्टिकल स्ट्राटा कहते हैं इसे। और वर्टिकल स्ट्राटा का सिंबल कैसे होता है, तो इसका जो सिंबल होता है ऐसे लाइन खींचकर एक छोटी सी लाइन यहाँ पे होती है, ऐसे दिखता है ये। अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन डीप एट सरफेस है, यानी कि सरफेस लेवल से जो झुकाव होता है चट्टानों का, जैसे कि ये सरफेस है, अब यहाँ पे कोई चट्टान जो है तो इसका झुकाव कुछ ऐसे है, तो डीप एट सरफेस यानी कि ये कोई चट्टान है जिसका ऐसे सरफेस की तरफ ऐसे झुकाव है। तो डीप एट सरफेस को कैसे दर्शाया जाता है, तो एक तीर खींचा जाता है ऐसे और 5 डिग्री करके ऐसे दर्शाया जाता है, जो डीप एट सरफेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है सिंक्लाइन, मतलब होता है अभिनति। जो चट्टानों का जो वलन जैसे कि जो मोड़ पड़ता है, तो नीचे की ओर जो धसाव के रूप में जो मोड़ पड़ता है उसे हम लोग सिंक्लाइन कहते हैं, यानी कि अभिनति कहते हैं। तो इस अभिनति को सिंबल के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है, तो कुछ ऐसे दर्शाया जाता है, प्लस का चिन्ह होता है, एक बिंदु होता है बीच में और फिर ऐसे करके दर्शाया जाता है। और अब नेक्स्ट है एंटीक्लाइन। अब एंटीक्लाइन मतलब होता है अवनति। अब जो चट्टानों का जो मोड़ होता है जो ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर जो वलन पड़ता है चट्टानों में, तो उसे हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं। और एंटीक्लाइन को कैसे दर्शाया जाता है, तो ऐसे और ऐसे दर्शाया जाता है और दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। अब हम देखते हैं ग्लेशियल स्ट्राटा। तो ग्लेशियर के पिघलने से जो चट्टानों में दरारें पड़ती है उसे हम ग्लेशियल स्ट्राटा कहते हैं। और ग्लेशियल स्ट्राटा जो है वो कैसे दर्शाया जाता है, तो ऐसे तीर के निशान होते हैं और बीच में एक सर्कल होता है। अब यहाँ पे कुछ शेडिंग दिए गए हैं, तो जिसमें से एलुवियल जो जलोढ़ मृदा का शेडिंग है वो लहरदार परतों के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसे लहरदार परतों के द्वारा, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है एक लेयर पर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर पर तीसरा लेयर, इस प्रकार लहरदार रूप में इसमें परतें बैठी हुई है। अब नेक्स्ट है क्ले, जिसे मृदा कहा जाता है। तो मृदा का शेडिंग कैसे किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइनों के द्वारा ऐसे मृदा का शेडिंग किया जाता है। अब ये है सेल, तो सेल का शेडिंग कुछ इस प्रकार होता है। सैंड स्टोन जो बलुई पत्थर होता है, बलुई पत्थर जो छोटे छोटे बालू जैसा जो पत्थर होते हैं, तो सैंड स्टोन का शेडिंग ऐसे किया जाता है, जिसमें से कुछ मोटे कण ऊपर दिखाए गए हैं और जो छोटे छोटे पतले कण जो होते हैं वो नीचे दिखाए गए हैं। अब लाइम स्टोन जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, तो चूना पत्थर का जो शेडिंग है वो ईंट जैसा दर्शाया गया है। देखिए ईंट जैसा क्या किया गया है, दर्शाया गया है यहाँ पर। अब है इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों का शेडिंग कुछ इस प्रकार किया गया है। तो इन जियोलॉजिकल साइंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में बनाने के लिए मिल सकता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अपने मॉड्यूल 2 के चौथे टॉपिक को देखते हैं, जो कि है फूड चेन एंड फूड वेब। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्या है। तो किसी पारितंत्र में यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में पोषी स्तरों के बीच भोजन और ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाती है। तो फूड चेन किसे कहते हैं, तो किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच जो भोजन और ऊर्जा का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे हम आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। और जो फूड चेन है यह आमतौर पर उत्पादक से शुरू होकर शीर्ष मांसाहारी पर क्या होती है, समाप्त होती है। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, तो ये क्या होती है, पेड़ पौधे से शुरू होती है। और शीर्ष मांसाहारी, तो शीर्ष मांसाहारी यानी कि जिसको और कोई शिकार नहीं कर सकता, उनका अपघटन होता है केवल। तो शीर्ष मांसाहारी में कैसे जीव आ जाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया और बाज हो गया, तो ये सारे जो हैं वो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है ये उत्पादक से होती है और समाप्त किस पर होती है जाके, तो शीर्ष मांसाहारी पर समाप्त होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए खाद्य श्रृंखला देखा जाए तो घास हो गया, तो घास को खाने वाला कौन, हिरन, तो ये क्या कहलाएगा, घास जो कहलाएगा वो उत्पादक कहलाएगा और हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा और जो शेर है वो शीर्ष मांसाहारी कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल यानी फूड वेब क्या है। तो जब कई खाद्य श्रृंखलाएं यानी कई फूड चेन आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं यानी फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब किसे कहते हैं, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती है तो उसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में मुख्य अंतर क्या है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में मुख्य अंतर यह है कि खाद्य श्रृंखला एक सीधी रेखीय श्रृंखला है, जैसे कि घास हो गया, घास को कौन खाता है, टिड्डा,
टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? बाज। और बाज जो है वो एक शीर्ष मांसाहारी और इसका अपघटन होता है। प्राकृतिक रूप में इसका कोई शत्रु नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से इन्हें कोई और नहीं खाता, इनका केवल अपघटन होता है। तो देखो खाद्य श्रृंखला क्या हुई, एक सीधी रेखा के रूप में क्या होती गई है? आगे की ओर बढ़ती गई है। जबकि जो खाद्य जाल होता है यह आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है। यानी कि जो ये एक सीधी सरल रेखा गई खाद्य श्रृंखला की, तो इसमें खाद्य जाल में क्या होता है? यही श्रृंखला जो है वो कई श्रृंखलाओं में बढ़ जाता है, यानी कि एक ही जीव को ये भी खाता है, ये भी खाता है। इस प्रकार जो होती है खाद्य श्रृंखला का जाल जो है वो खाद्य जाल बन जाती है। जैसे कि ये फूड चेन है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है। सबसे पहले जो होता है वो घास, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि घास जो है वो उत्पादक है। और ये जो है वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? सनलाइट से। सनलाइट से ये एनर्जी प्राप्त किया और उसके बाद ये अपना एनर्जी किसको देता है? प्राइमरी कंज्यूमर को, यानी कि ग्रास होपर। जो ये टिड्डा है, ये जो कीट होते हैं छोटे छोटे, ये घास को खाते हैं। और इन कीटों को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि मेढक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। और मेढक को कौन खाता है? तो टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि सांप जो हो गया वो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, ये मेढक को खाता है। और सांप को कौन खाता है? तो सांप को जो है वो चील या बाज खा जाता है। इसे एपेक्स कंज्यूमर, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है, या तो फिर इसे शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है। और इनका प्राकृतिक रूप से कोई शत्रु नहीं होता, इनका क्या होता है? अपघटन होता है। यानी कि बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? इनको छोटे छोटे पदार्थों में, टुकड़ों में क्या करते हैं? बांटते हैं और वापस इन्हें मृदा में मिला देते हैं। तो ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स इनका अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार एकदम साधारण रूप से आगे बढ़ी हुई श्रृंखला जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। लेकिन यही जो विभिन्न पोषक स्तरों का एक चैन बन जाता है, एक जटिल नेटवर्क बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि ये हो गया खाद्य जाल, फूड वेब। तो ये फूड वेब कैसे होता है? जैसे कि घास हो गया, घास को कौन खाता है? तो ये कीट यानी टिड्डा खाता है। उसके बाद घास को चूहे भी खाते हैं, घास को खरगोश यानी रैबिट भी खाता है। और इस टिड्डे को कौन खाता है? मेढक भी खा सकता है, और इस टिड्डे को बर्ड भी खा सकता है। उसके बाद ये जो चूहा है, इसको ये उल्लू भी खा सकता है, इसे डायरेक्ट चील या बाज भी खा सकता है, इस चूहे को डायरेक्ट लोमड़ी भी खा सकता है। तो इस प्रकार जो एक नेटवर्क बन जाता है, जटिल नेटवर्क, कि इसे ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। तो ये जो नेटवर्क बना, ये एक सरल रेखा ना होकर एक जटिल नेटवर्क बन जाता है, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम या 10% रूल क्या है? तो लिंडमैन जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं, तो इनके अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल से केवल 10% ऊर्जा ही जो है वो अगले स्तर को स्थानांतरित होती है, और शेष 90% ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। यानी कि 10% ऊर्जा जो है वो अगले स्तर को स्थानांतरित होती है। केवल 10% ऊर्जा जो ही है वो अगले पोषी स्तर को क्या होती है? स्थानांतरित होती है, और बाकी जो 90% ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसी को हम 10% रूल बोला जाता है खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के विभिन्न चरण जहां जीवों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के जो विभिन्न चरण होते हैं जहां जीवों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह पोषी स्तर कहलाता है। जैसे कि पोषी स्तर को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। तो पहले स्तर में उत्पादक आ जाता है जिसमें हरे पेड़ पौधे, शैवाल और ये सब आ जाते हैं। और दूसरा जो पोषी स्तर होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है। तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता आता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं? पोषी स्तर होते हैं, और इसमें क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वो दूसरे पोषी स्तर को पहुँचती है? तो वो 10% ऊर्जा है, और बाकी 90% ऊर्जा क्या होती है? नष्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो आमतौर पर उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर जैसे हरे पौधे,
से शुरू होती हैं। तो हरे पौधे, तो प्रोड्यूसर में हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन। अगर समुद्री घास की बात करें तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन, समुद्र का जो खाद्य श्रृंखला होता है वो समुद्री घास से शुरू होता है, जिसमें से फाइटोप्लैंक्टन क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो हमेशा किससे शुरू होती है, तो खाद्य श्रृंखला आमतौर पर उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर से शुरू होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। और ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और द्वितीयक सेकेंडरी उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो ये शाकाहारी जीव होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो ये शाकाहारी जीव होते हैं जो पेड़ पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाता है, तो हिरन, खरगोश, टिड्डे, गाय, बकरी, तो ये सब जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तो ये मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेढक, सांप, लोमड़ी, तो ये सब जो है वो मांसाहारी जीव हैं और ये क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यही है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर। नेक्स्ट है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स का पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं तो इसका इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसे बताना है। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और कवक होते हैं ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया और कवक जैसे जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को क्या करते हैं, सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो मरे हुए जीव को क्या करते हैं, ये सड़ाते हैं और सड़ाकर उनके जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें वापस क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक चक्र यानी कि जो न्यूट्रेंट साइकिल है वो बना रहता है। यानी कि ये डिकम्पोजर्स सारे पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं और फिर से ये मिट्टी से क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे उन्हें पुनः ग्रहण कर लेते हैं और फिर उन हरे पेड़ पौधों के द्वारा क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है और इस प्रकार फिर से वो खाद्य श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो पोषक चक्र को बनाने का काम कौन करता है, तो अपघटक करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो किस दिशा में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी यह उत्पादकों से कहाँ से, तो यह उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही जाती है। यानी कि एक ही दिशा में एक दिशीय ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी कि ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाती है, यानी कि उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ता की ओर ही जाता है और वापस फिर नहीं लौटता। ये ऊर्जा क्या होता है, वापस रिवर्स नहीं मुड़ता। तो इसी प्रकार क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोच्च उपभोक्ता यानी एपेक्स प्रीडेटर किसे कहते हैं। तो सर्वोच्च उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं और जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता, और ये वे जीव होते हैं जिन्हें कोई और नहीं खाता है, बस इनका क्या होता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा इनका अपघटन होता है। यानी कि पोषीय स्तर में जो सबसे शीर्ष पर होता है वो क्या कहलाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है और प्राकृतिक रूप से इसका कोई शत्रु नहीं होता, यानी कि इन्हें कोई और नहीं खाता है, इनका क्या होता है, अपघटन होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शेर, बाज और बाघ ये सब जो हो गए तो ये क्या कहलाते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जो सर्वोच्च उपभोक्ता है इन्हें क्या कहा जाता है, और तो इन्हें शीर्ष उपभोक्ता या तो फिर शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है या एपेक्स प्रीडेटर भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑम्रोथर्मिक डायग्राम, जो कि मॉड्यूल 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक है ऑम्रोथर्मिक डायग्राम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑम्रोथर्मिक डायग्राम यानी कि ऑम्रोथर्मिक आरेख क्या है। तो ऑम्रोथर्मिक ग्राफ जो है वो एक ऐसा जलवायुवीय ग्राफ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑम्रोथर्मिक डायग्राम, जो कि मॉड्यूल 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है यानी कि 5वां टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि ऑम्रोथर्मिक आरेख यानी ऑम्रोथर्मिक डायग्राम क्या है।
तो ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम जो है वो एक ऐसा जलवायु ग्राफ यानी कि क्लाइमेटिक ग्राफ है जिसमें किसी स्थान के औसत मासिक तापमान, मीन मंथली टेम्परेचर तथा औसत मासिक वर्षा यानी मीन मंथली रेनफॉल को एक ही ग्राफ पर सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम, जिसमें क्या किया जाता है? औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को क्या किया जाता है? एक ही ग्राफ में सुपर इम्पोज्ड यानी अध्यारोपित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? जैसे कि ये हो गया वर्षा की रेखा और ये हो गया टेम्परेचर की रेखा, ये दोनों को क्या किया जाता है? एक के ऊपर एक को दर्शाया जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड रूप में क्या किया जाता है? दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्ब्रोथर्मिक शब्द का क्या अर्थ है? तो जो ओम्ब्रोथर्मिक है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, तो वो कौन से शब्द हैं? पहला है ओम्ब्रोस और दूसरा है थर्मोस। ओम्ब्रोस का अर्थ होता है वर्षा और थर्मोस का अर्थ होता है तापमान। तो ओम्ब्रोथर्मिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ओम्ब्रोथर्मिक शब्द का अर्थ होता है वर्षा और तापमान। ओम्ब्रोस का अर्थ होता है वर्षा और थर्मोस का अर्थ होता है तापमान। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द यानी कि यूनानी शब्द से मिलकर बना है। अब नेक्स्ट है कि इस आरेख को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम है, ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम वाल्टर लीथ आरेख यानी कि वाल्टर लीथ डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसे ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? वाल्टर लीथ के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए हम इसे वाल्टर लीथ आरेख के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम, जिसमें एक्स अक्ष पर एक साइड में मीन मंथली रेनफॉल और दूसरे साइड में मीन मंथली टेम्परेचर को दर्शाया गया है। तो जिसमें से ये है तापमान और ये है वर्षा की रेखा, ये दोनों को क्या किया गया है? सुपर इम्पोज्ड के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि एक के ऊपर एक को अध्यारोपित किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस आरेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी क्षेत्र की शुष्कता यानी एरिडिटी, जो शुष्कता है, और जो आर्द्रता है यानी वेटनेस की अवधि या मौसम को पहचानना। तो ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसी क्षेत्र की शुष्कता और आर्द्रता की अवधि या मौसम को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्ब्रोथर्मिक आरेख में तापमान और वर्षा का पैमाना यानी कि स्केल क्या रखा जाता है? तो इसमें ये दोनों का जो स्केल है वो किस रूप में रखा जाता है? तो इसमें एक मानक अनुपात होता है, वर्षा और तापमान को रखने का एक मानक अनुपात होता है। एक मानक अनुपात का पालन किया जाता है, जहाँ पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वहीं पे वर्षा कितना होगा? 20 मिलीमीटर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वहीं पे वर्षा 20 मिलीमीटर के बराबर रखी जाएगी। तो यहाँ पे जो T=2P है, तो T=2P ना होकर के क्या होगा? P=2T, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो तापमान का दुगुना होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तापमान का दुगुना होता है, यानी कि 20 मिलीमीटर वर्षा और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो जिसमें से वर्षा क्या होती है? तापमान का दुगुना, यानी कि अगर तापमान का दुगुना करेंगे, जैसे कि 10 है ये, तो ये 20 है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क अवधि यानी ड्राई पीरियड की पहचान ग्राफ में कैसे होती है? तो जब ग्राफ में टेम्परेचर कर्व रेनफॉल कर्व से ऊपर होती है तो वह समय शुष्क अवधि कहलाती है। जैसे कि ये हो गया रेनफॉल कर्व, अब इस रेनफॉल कर्व से भी ऊपर क्या आ जा रही है? टेम्परेचर कर्व। तो ये जो एरिया है टेम्परेचर कर्व का, जो रेनफॉल कर्व से भी ऊपर आ जा रही है, तो ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा? तो ये क्षेत्र जो होगा वो ड्राई पीरियड कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रेनफॉल कर्व है और ये हमारा टेम्परेचर कर्व है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कर्व है ये रेनफॉल कर्व से क्या आई है? ऊपर आई है, तो ऊपर आ गई है, जिस वजह से यहाँ पे क्या है? ड्राई पीरियड बन गया है। तो ये एरिया क्या कहलाएगा? ड्राई पीरियड। यहाँ पे भी जो टेम्परेचर कर्व है वो रेनफॉल कर्व से ऊपर है, और इस क्षेत्र में भी जो टेम्परेचर कर्व है वो रेनफॉल कर्व से ऊपर है, जिस वजह से यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला क्षेत्र ड्राई पीरियड कहलाएगा। और वेट पीरियड यानी कि आर्द्र अवधि कब कहलाता है? तो आर्द्र अवधि जो है वो तब कहलाएगा जब
रेनफॉल कर्व जो है वो टेम्परेचर कर्व से ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये टेम्परेचर कर्व है और इससे भी ऊपर क्या आ गया है, रेनफॉल कर्व आ गया। तो ये क्षेत्र जो है वो वेट पीरियड कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्षा अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगा और यह वेट पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो है यह कि इस आरेख में एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या दिखाया जाता है। तो इस ऑम्रोथर्मिक डायग्राम के आरेख में एक्स अक्ष पर साल के 12 महीने दिखाए जाते हैं और वाई अक्ष पर एक तरफ औसत मासिक तापमान को दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ एक्स अक्ष पर क्या वाई अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, औसत मासिक वर्षा दर्शाया जाता है। तो एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, 12 महीने, साल के 12 महीने एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर एक तरफ औसत मासिक तापमान तो दूसरी तरफ औसत मासिक वर्षा को दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑम्रोथर्मिक डायग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है, इससे साल के सूखे यानी कि ड्राई मंथ, कि साल का ऐसा कौन सा मंथ जो है वो सूखा है और कौन सा मंथ जो है वो गीला यानी कि आर्द्र मंथ है, वेट मंथ, तो इनकी पहचान जो होती है वो ऑम्रोथर्मिक डायग्राम से होती है। और ऑम्रोथर्मिक डायग्राम का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सा ड्राई मंथ है और कौन सा वेट मंथ है। नेक्स्ट है कि किस महीने में सिंचाई करना है, मतलब कि ऑम्रोथर्मिक डायग्राम का प्रयोग करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमें किस महीने में सिंचाई करने की आवश्यकता है, यानी कि कहाँ किस महीने में ड्राई पीरियड होगा, तो ड्राई पीरियड वाले मंथ में क्या होगा, हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। और किस फसल का चयन करना है, यानी कि ऐसा कौन सा फसल है जो वेट पीरियड के लिए ठीक है और ऐसा कौन सा फसल है जो ड्राई पीरियड के लिए ठीक है। तो ये हम किस से निर्धारित करते हैं, तो ऑम्रोथर्मिक डायग्राम के द्वारा निर्धारित करते हैं। और यह तय करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ऑम्रोथर्मिक डायग्राम का। तो ये मॉड्यूल 2 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए।